हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जीएसटी काउंसिल की जो 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसके बाद 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। दोनों को आपने देखा, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए। उन अमेंडमेंट्स के जो सर्कुलर और नोटिफिकेशन आने थे, वो अभी भी अवेटेड हैं और अभी तक आए नहीं हैं। जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो भी अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि पोर्टल भी अपनी सर्विसेज को लगातार इनहेंस कर रहा है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी पोर्टल पे आ रहा है कि आज रात 12 बजे के बाद से कल सुबह 7:30 बजे तक पोर्टल की सुविधाएं उपलब्ध आपको नहीं उपलब्ध हो पाएंगी। खैर, इसके साथ ही साथ कुछ सर्विसेज जो इनहेंस की जा रही हैं, उनसे हमें क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी तक आप जानते थे कि आपको जो जीएसटीआर 2A मिला था, जीएसटीआर 2A के बाद आपको जीएसटीआर 2B मिला और जीएसटीआर 2B के बाद अब आपको एक नया टूल और मिलने वाला है, जो आपके लिए कितना फायदेमंद है और उसमें कौन कौन से चैलेंजेज आपको फेस करने पड़ेंगे, उसके संबंध में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है आईएमएस यानी इनवॉइस मैनेजमेंट फंक्शनलिटी सिस्टम, तो ये आपको मिलने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से। लेकिन इसमें आपको फायदा कितना है, नुकसान कितना है, चैलेंजेस कितने हैं, उतने देखते हैं। क्योंकि ये आपको बहुत पहले मिलना चाहिए था, जब आपके जीएसटीआर 1, 2 और 3 हुआ करते थे। लेकिन खैर, चलिए आज की बात करते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईएमएस। और ये आपको जीएसटीआर 1, आईएफएफ और 1A के माध्यम से मिलेगा, जिसमें आपको सुविधा मिलेगी। जो इनवॉइसेज आपकी जीएसटीआर यानी जो सप्लायर आपका है, वो जो जीएसटीआर 1 में अपनी इनवॉइसेज अपलोड करेगा, वो आपको आईएमएस के माध्यम से दिखाई पड़ेंगी। यानी वो जीएसटीआर 1 के माध्यम से भी आएंगी और आईएफएफ के माध्यम से भी आएंगी और अमेंडमेंट आपके 1A में आएंगे। अब आपको करना क्या है, यानी अब आप रिसिपिएंट हैं, सप्लायर ने अपलोड कर दिया। अब रिसिपिएंट को क्या करना है, तो रिसिपिएंट को करना है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और होल्ड यानी पेंडिंग। ये 3 बटन आपको दिए जाएंगे, जिसमें आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं यानी पेंडिंग कर सकते हैं। और उसमें होगा क्या, ये एक्सेप्टेड डिवाइसेस विल अपीयर इन देयर जीएसटीआर 2B। यानी अगर आपने एक्सेप्ट किए हैं तो आपके 2B में रिफ्लेक्ट करेंगे, रिजेक्ट कर दिए तो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, और अगर आपने होल्ड कर दिया या पेंडिंग कर दिया है तो भी आपके 2B में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, यानी ना एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया और ना ही आपने होल्ड किया, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे। यानी जो भी आपके सप्लायर ने अपलोड किए हैं, वो मान लिया जाएगा कि सारे के सारे आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं और वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट होंगे। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, वो भी देखिए। अब देखिए, एक चीज जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया, क्या अमेंडमेंट्स और करेक्शंस बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A। तो जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने के पहले ही अमेंडमेंट और करेक्शन सप्लायर कर पाएगा। एक बार उसने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, फिर वो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर पाएगा। रिजेक्टेड इनवॉइसेस का क्या होगा, रिजेक्टेड इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट्स by recipients will affect the supplier's GSTR 3B liability in subsequent periods। तो जो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, उसका प्रभाव उसके जीएसटीआर 3B पर पड़ना तय है। तो कैसे पड़ेगा और क्या क्या होने वाला है, वो भी आप देखिए कि जो ये न्यू फंक्शनलिटी है आपको 1 अक्टूबर 2024 से मिलने वाली है, ये आपको पता ही है। इसके फैक्चुअल डिटेल्स हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। आपको बता ही दिया है कि रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। आप देखिए, द रिसिपिएंट देन विल आइदर एक्सेप्ट, रिजेक्ट और कीप सच एन इनवॉइस पेंडिंग। ये कर सकता है, एक्सेप्ट करता है तो आपके जीएसटीआर 2B एज एलिजिबल आईटीसी में आ जाएगा। और अगर आप रिसिपिएंट जो है वो क्या करता है, recipient can take action from the time of saving the records in GSTR 1 IFF 1A by the supplier taxpayer till the recipient taxpayers file GSTR 3B। तो अभी तक सप्लायर की बात की थी, अब रिसिपिएंट की बात करते हैं। रिसिपिएंट उसमें तभी तक
ये एक्शन ले सकता है जब तक कि वो अपना 3B फाइल ना कर दे। अगर एक बार उसने 3B फाइल कर दिया तो फिर वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा। इसके बाद बात करते हैं अमेंडमेंट द डिटेल्स ऑफ द सेव्ड इनवॉइसेस इन जीएसटीआर 1 बिफोर फाइलिंग द जीएसटीआर 1। तो आपको बताया ही है कि जीएसटीआर 1 फाइल करने के पहले ही सप्लायर चेंज कर सकता है, और अगर उसने पहले सेव कर दिया है, देखिए जीएसटीआर 1 सेव कर दिया है या ऐसे कुछ सेव कर दिया है तो भी वो आईएमएस में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, लेकिन वो जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले उसको अमेंड कर सकता है। तो अगर वो अमेंड करता है तो वो ओरिजिनल इनवॉइस की जगह ले लेगा, यानी विल रिप्लेस द ओरिजिनल इनवॉइस। तो वहां पर आपका वो ओरिजिनल की तरह ही हो जाएगा। और अगर जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद चेंज करता है तो वो अमेंडेड में जीएसटीआर 1 में आएगा। यहाँ पर आपको बताइए एक्सेप्ट नहीं लेते हैं तो डीम्ड एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये जीएसटीआर 2B का पार्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड कर देते हैं तो जीएसटीआर 2B में कंसीडर नहीं किया जाएगा, पेंडिंग कर देंगे तो भी कंसीडर नहीं होगा, और क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे सब्सिक्वेंट मंथ के लिए, यानी उस महीने में फिर आपको वो पेंडिंग ही रहेगा, उसकी जो आईटीसी है वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अब जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो ये हैं कि आप ओरिजिनल क्रेडिट नोट को पेंडिंग नहीं कर पाएंगे, उसे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। अपवर्ड अमेंडमेंट है तो भी, डाउनवर्ड अमेंडमेंट है क्रेडिट नोट में तो भी, और डाउनवर्ड अमेंडमेंट इनवॉइसेस डेबिट नोट पर ओरिजिनल इनवॉइस डेबिट नोट पर एक्सेप्टेड बाय रिसिपिएंट एंड रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 3B हैज आल्सो बीन फाइल। जो कुछ भी करना है जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले ही करना है, और 3B फाइल करने के बाद आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब अगर मान लीजिए रिसिपिएंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो जैसे क्रेडिट नोट है और उसको रिजेक्ट कर दिया तो जो सप्लायर है उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी उसको भी देखना है कि वो चेक करे कि कौन से हमारे एक्सेप्ट हुए हैं और कौन से रिजेक्ट हुए हैं। और आपके लिए भी एक काम है कि आप उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करिए या पेंडिंग करिए, और जिनको आप रिजेक्ट या पेंडिंग करते हैं वो सप्लायर को भी दिखाई देंगे, यानी उस पर एक्शन सप्लायर को भी लेना है, यानी कि आपके लिए ये काम बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। दूसरी चीज ये है कि इसके लिए समय कितना मिलेगा। आपको मालूम है कि 2B आपका रिफ्लेक्ट कब होता है, जब जीएसटीआर 1 वहां से फाइल हो जाएगा उसके बाद ही आपका 2B रिफ्लेक्ट होगा। तो आईएमएस का भी वही सिस्टम है, वो सेव करने के बाद दिखने जरूर लगेगा, जब सप्लायर सेव कर देगा तो दिखेगा, लेकिन सप्लायर पेमेंट तो कर सकता है जीएसटीआर 1 फाइल करने के पहले। तो अगर आप पहले से चेक कर लेते हैं तो फिर पेमेंट चेक करिए, और अगर आप पहले से नहीं चेक करते हैं, जीएसटीआर 1 उसने फाइल कर दिया उसके बाद चेक करते हैं, तो फिर आपको वो 2B के टाइम पर ही आपको एक तरह से मान के चलिए चेक करना पड़ेगा, और 2B का टाइम लगभग 14 तारीख से 20 तारीख के बीच में आप उसको चेक करिए, और तभी आप उसका रिजेक्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है, इस पे सरकार क्या करती है या आपके लिए ये समस्या और बढ़ा देती है। अब आप ये मैनुअली एक एक एक्सेप्ट रिजेक्ट कर पाएंगे या मतलब किस तरह से कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है कि एक एक टिक करते रहेंगे, किसी के 500,000 बिल है वो क्या करेगा। दूसरी चीज है जो इसमें समस्या दिखाई दे रही है, जैसे any segregation of invoice deemed accepted and accepted by the recipient, is this mandatory and supported by the law? क्या इसमें आपका लॉ कहता है, कितना सपोर्ट करता है, वो भी देखने वाली बात है। If mistakenly rejected and mistake is filed, how correction can be done? यानी अगर गलती से उसने रिजेक्ट कर दिया, भाई गलती से भी रिजेक्ट हो जाता है, तो गलती से रिजेक्ट हो गया तब क्या होगा, क्योंकि वो तो रिजेक्ट होने के बाद 2B में आएगा नहीं, यानी उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई, उसकी लायबिलिटी खड़ी हो गई। और अगर मान लीजिए जीएसटीआर 3B भी फाइल हो गया फिर क्या होगा। दूसरी चीज, अगर बिल में माइनर मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक है, वेदर पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ इनवॉइस इज पॉसिबल, क्या पार्शियली हम उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी इनवॉइस है और उसमें छोटी सी गलती है, तो क्या करें, अगर उसको रिजेक्ट करता है तो पूरी की पूरी आईटीसी जा रही है, उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो गलती भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं, हमें इसको बहुत
ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी के साथ-साथ अगर इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आपको क्या-क्या चैलेंजेज़ इसमें समझ में आ रहे हैं, जो भी आपको समझ में आ रहे हैं, वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं या आपकी इसके संबंध में क्या राय है, वो भी बता सकते हैं। इसी के साथ आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।